हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कौर, आपका 11th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर है, जिसमें आप कर रहे हैं लेन देनों का अभिलेखन या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो उसमें मैंने थियोरी पोर्शन था वो आपको बता दिया था। उसके बाद जो फॉर्मेट थे, जो बिल्स थे, उनके बारे में बता दिया था। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारे के बारे में बता दिया था। अब था कि जो अब आप प्रैक्टिकली जो कॉमर्स के अंदर आप आए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेखा जोखा करेंगे या रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब आप पूछेंगे मैम ठीक है रिकॉर्डिंग तो कर लेंगे, लेकिन कौन सी बुक में करेंगे। एक कॉमर्स के लिए अलग से बुक आती है, मतलब जो रिकॉर्डिंग करने के लिए जिस बुक में या जिस रजिस्टर में आप डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, उनको हमने यहाँ पे अलग अलग नाम से क्लासीफाई किया है। ठीक है, सबसे पहले जब भी लेन देन हो जाता है, स्टार्ट हो गया है भाई ट्रांजैक्शन, जैसे ही माल बेचा और बेचते ही फर्स्ट टाइम जिसमें आप एंट्री करते हैं, माल बेचते ही या खरीदते ही या ट्रांजैक्शन होते ही फर्स्ट टाइम जो आप एंट्री करते हैं, वो कौन सी बुक में करते हैं, वो करते हैं जनरल पर्पस या जनरल बुक में। ठीक है, सबसे पहली एंट्री जिस बुक में की जाती है वो होती है जनरल या जनरल पर्पस या जनरल जो बुक होती है वो होती है। तो हमारी बुक को हम 3 टाइप्स में लेते हैं। एक फर्स्ट होता है जनरल पर्पस, जिसके अंदर सारे भले कैश में हो या उधार में हो, मतलब ट्रांजैक्शन भले इन कैश हो या इन क्रेडिट हो, आपको सारे ट्रांजैक्शन इसमें लिखने हैं। कोई भी एंट्री, कैसी भी एंट्री हो, कोई एरिया क्लासीफाई नहीं है इसके अंदर, इसमें सारी एंट्रियां की जाती है। ठीक है, जनरल पर्पस में। कैश बुक नाम से ही पता चलता है, कैश बुक, कैश मतलब ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, वो हम सारे कैश बुक में लेंगे। मतलब कैश बुक ने अपना एरिया क्लासीफाई कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, उसी की एंट्री लेगी, बाकी जो अदर देन उधार वाली है वो नहीं लेगी। तो आप बोलेंगे मैडम जब उधार वाली नहीं लेंगे तो फिर हम उधार वाली एंट्री कहाँ करेंगे। उसके लिए अदर डे बुक दे रखी है। अदर डे बुक, उधार मतलब आपने अगर उधार माल खरीदा है, मतलब जो माल अपने बिजनेस के अंदर खरीद के अपन लाते हैं, उसका नाम होता है परचेज। ठीक है, अगर उधार खरीदा है तो आप लेंगे परचेज बुक में। उधार माल खरीदा है उसकी एंट्री कहाँ लेंगे, परचेज बुक में। और उसी उधार माल को आप खरीद के लेके आए और उसमें कुछ फोल्ड आ गया या डिफॉल्ट या कुछ भी मिस्टेक है और आपको वो नहीं चाहिए और रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के लिए वापस आप माल रिटर्न कर रहे हो ना, कौन सा माल, परचेज किया हुआ माल, तो उसका नाम क्या होगा, परचेज रिटर्न बुक। मतलब एक माल बिजनेस में खरीदो, उसे अगर उधार खरीदा है तो लिखेंगे परचेज बुक में, और कैश में खरीदा है तो कैश बुक में। ठीक है, और अगर उसी खरीदे गए माल को किसी कारण से वापस रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। और वैसे ही जैसे ये खरीदा गया माल है, वैसे आपने सेल भी तो किया होगा, तो अगर आप माल सेल करते हैं उधार में तो आप लिखेंगे सेल बुक में। कौन सी बुक में लिखेंगे, सेल्स बुक में लिखेंगे। और इसी माल को अगर आगे वाले बंदे, जिस तरह आपने रिटर्न किया वैसे आपको भी तो आपका माल कोई रिटर्न कर सकता है, तो जब आपका बेचा गया माल या सेल किया हुआ माल वापस रिटर्न होके आता है तो आप एंट्री कहाँ करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में करेंगे। ये 4 समझ में आ गई होगी आपको, परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अगर ये चारों समझ में आ गई हो तो आपको आगे मैं ये बता दूं, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल क्या होता है कि आप अगर उधार माल खरीदते हैं, क्या करते हैं, उधार माल खरीदते हैं तो सामने वाली पार्टी होती है, वो आपसे एक एक चेक की तरह ही एक बिल होता है जिसका नाम होता है बिल रिसीवेबल या बिल पेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल कौन सा होता है कि आप एक दुकानदार हैं, आपने माल बेचा है और उसके बदले आपने उधार माल बेचा और बदले में आपने किसी से लिखवा के ले लिया है कि 3 महीने के अंदर आप 90 दिन में या 3 महीने जो भी आपकी लिमिट हो, लेकिन बिल रिसीवेबल की मैक्सिमम 3 महीने की लिमिट होती है 90 दिन की। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर आप हमें पेमेंट कर देंगे और किसी कारण से वो 3 महीने बाद पेमेंट
करेंगे, ये तो पता हो गया कि अब वो 3 महीने बाद ही पेमेंट देंगे, उससे पहले आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप एज ए चेक की तरह ये बिल काम करेगा। आप बैंक में जाएंगे और इस बिल को वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट कटवा के या चार्जेस कटवा के फिर आप पेमेंट अपना रिसीव कर लेंगे और वो बिल है जो बैंक अपने पास रख लेगी। और फ्यूचर में जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो जिसके पास भी बिल होगा उसको है वो सामने वाली पार्टी पेमेंट कर देगी और अपना बिल वापस ले लेगी। तो इसीलिए अगर आपको बिल मिलता है, आप लिखवा के ले रहे हो, तो उसको तो कहते हैं बिल रिसीवेबल। और जैसे ही आपने किसी से उधार माल खरीदा है और बदले में आपने किसी को बिल दिया है तो वो बिल आपके लिए कैसा होगा, बिल पेएबल होगा। मतलब उस बिल के लिए आपको पेमेंट करना है और अगर रिसीवेबल है तो उस बिल पे आपको पेमेंट है वो रिसीव होगा। ठीक है, तो बिल रिलेटेड जितने भी जो भी एंट्रीज होती हैं वो बिल रिसीवेबल रिलेटेड हो तो बिल रिसीवेबल बुक में करेंगे और बिल पेएबल बुक वाली पूरी बिल पेएबल में। तो मतलब ये बिल रिसीवेबल और पेएबल है ना, मतलब आजकल का जो बिज़नेस हो गया है तो उधारी पे तो बहुत ज़्यादा, क्रेडिट पे ज़्यादा चल रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आजकल ये बिल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब आप बिल लिखवा के ले लेते हो तो आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है सामने वाली पार्टी से नहीं, बैंक से आप डिस्काउंटेड करवा लेते हो तो आपको अपना पेमेंट मिल जाता है और ऐसे पेमेंट कहीं डूबते भी नहीं है ना, क्योंकि आपके पास बिल, आप बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, सामने वाली पार्टी नहीं देगी तो उस पर कार्यवाही बैंक करेगी, आप तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कटवा के अपना पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल बुक होती है। तो इस तरीके से आप जो भी मतलब पहला ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते पहली बार जहाँ लिखते हैं उसे कहते हैं जनरल पर्पस कहते हैं, और जहाँ जिस बुक के अंदर सारे कैश रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उसे कहते हैं कैश बुक। और जो कैश के अलावा जितनी भी उधार एंट्रियाँ होती हैं, मतलब उधार बेचना, उधार खरीदना, जो भी रिलेटेड, जो भी माल के रिलेटेड उधार में ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम अलग अलग उसके माल की नेचर के अकॉर्डिंग या गुड्स की नेचर के अकॉर्डिंग, माल खरीदा है तो परचेज एंड रिटर्न, परचेज खरीदा हुआ माल रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न, माल बेचा है तो सेल्स, और बेचा गया माल रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न बुक, और बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, इन बुकों में आप एंट्री करें। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जनरल पर्पस में। आपको पहले एंट्री शुरू करनी है जनरल पर्पस में। तो जनरल पर्पस आप बोलेंगे मैम ये बुक कैसी होती है, कुछ नहीं, ऐसा एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है, ऐसा एक फॉर्मेट होता है। ऊपर हेडिंग होती है जनरल, जनरल आप किसकी बना रहे हो, मेरी बना रहे हो, आपकी बना रहे हो, उस बंदे का नाम या जिस कंपनी की है उस कंपनी का ऊपर नाम डाल दिया जाता है। राम एंड श्याम सन्स बुक या राम एंड मोहन सन्स बुक, या जो भी आपकी कंपनी का नाम हो उसका नाम डाल के नीचे जनरल लिख देते हैं, ताकि पता चल रहा है ये जो है बुक वो जनरल बुक है जिसमें हम पर डे के जनरल जो भी एंट्रीज होती हैं वो करते हैं, जो पर डे उधार हो या कैश में हो, जो दोनों तरह की एंट्रीज हम इसमें करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है डेट कॉलम में हम डेट लिखेंगे। जिस दिन भी आप जिस डेट को ट्रांजैक्शन करते हैं उसी डेट को उसकी एंट्री बना देते हैं। पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, एंट्री बना के लिखते हैं। हमें पता चलता है कि हमने क्या किया है, माल खरीदा है, बेचा है, रोकड़ में बेचा है, उधार में बेचा है, उसकी नरेशन आती है नीचे, मतलब उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका लिख दिया जाता है नीचे कि क्या उसकी नेचर थी। फिर एल ऑफ फोलियो, मतलब आप फोलियो नंबर लगाते हैं 1 2 3 4 जो भी है आपका। फिर ये है जो आगे काम आएगा आपको, लेज़र फोलियो आपका नंबर लगता है, एल एफ का मतलब लेज़र फोलियो। फिर डेबिट, जो एंट्री डेबिट होती है उसका अमाउंट डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और जो एंट्री है क्रेडिट होती है उसका अमाउंट क्रेडिट बॉक्स में लिखेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट, जो भी अमाउंट डेबिट हुई है डेबिट बॉक्स में और जो भी क्रेडिट हुई है वो क्रेडिट बॉक्स में लिखेंगे। अब मैं बोलती हूँ कि आपको एंट्रीज आती होगी, मैंने पहले भी बताई हुई है एक बार एंट्री आपको स्टार्टिंग के अंदर, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, हमेशा याद रखो कि आप एक बिज़नेस में क्या है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है मतलब आप एक बिज़नेस में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं।
तो अकाउंटेड का काम क्या होता है? अकाउंटेड का काम होता है एंट्रीज करना। आप एक अकाउंटेड हैं तो आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए एंट्री कर रहे हैं? आप हमेशा एक बिजनेस के लिए एंट्री करते हैं। किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए एंट्री करते हैं। तो आपके माइंड में हमेशा एक व्यापार, एक बिजनेस आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप एंट्रीज करो, जब भी आप कोई एंट्रीज करो। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी बिजनेस के अंदर आपने स्टार्टिंग अपन कहाँ से करते हैं? पहले तो अपन को बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं ना, तो पैसे लगाते हैं। तो आप एक अकाउंटेड हैं, मैं एक ओनर हूँ, मुझे बिजनेस शुरू करना है और मैंने आपको एक अकाउंटेड के बेस पे रख लिया है। अब मैं 5 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो आप क्या करेंगे? एंट्री क्या करेंगे? आप देखेंगे कि बिजनेस में क्या आया और क्या गया। तो आप देखेंगे कि बिजनेस में मैंने पैसे दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाए। आप देखेंगे कि बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए आए, क्या आया? कैश आया ना। तो आप एंट्री क्या करेंगे? जब भी कुछ आता है, जब भी कुछ बिजनेस के अंदर आता है, इन होता है, उसको अपन करेंगे डेबिट। और जो भी बिजनेस से बाहर जाता है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इन दोनों में से जो भी आपको क्लू पहले मिल जाए, जो आपको लगे कि हाँ इसे मैं कंफर्म हूँ, इसे डेबिट ही करना होगा, तो सेकंड ऑप्शन अपने आप आपको मिल जाएगा एंट्री करते वक्त। आप अगर रूल से चलेंगे तो आपको समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा, आप भूल जाएंगे, रूल एग्ज़ाम में बैठेंगे तब। लेकिन अगर आप ट्रिक वाइज अपना दिमाग लगा के उसको कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये एंट्री मैंने खुद बनाई है और मैं इस पर 100% श्योर हूँ और ये एंट्री सही है। तो स्टार्टिंग आप करते हैं कि जो बिज़नेस के अंदर आता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो अगर मैं बिज़नेस में पैसा लगाती हूँ तो आपके पास क्या आया? आप अकाउंटेड है, आप एंट्री करेंगे, बिज़नेस के अंदर क्या आया? कैश आया। क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बोला जो आता है, इन होता है, उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड कर दिया, क्योंकि हमारे बिजनेस में मैंने पैसा लगाया और आप एज ए अकाउंटेड हैं तो आपने देखा कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। किस बेस पे आ रहा है? मतलब ये किस चीज़ का पैसा है? तो आप कहेंगे कि जो बिज़नेस जिसने स्टार्ट किया है, देखो 2 में नीचे क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो नीचे 2 लगाते हैं, ध्यान रखना। तो आप देखेंगे कि ये जो पैसा है एज ए कैपिटल आ रहा है। क्या है? पूंजी लगाई है, धन लगाया है। किसने? जो ये अपना बिजनेस का मालिक है उसने पैसा लगाया है और बिजनेस को क्या किया है? स्टार्ट किया है। 5 लाख अमाउंट लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इसके लिए नरेशन क्या बनेगी? यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो नरेशन डालेंगे क्या लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बहुत है, इतना छोटा नरेशन हमेशा आपका छोटा होना चाहिए। देखो पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो आप भी पूरा मत लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ इसीलिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखें आपको सबसे पहले एंट्री करने का तरीका कि जो चीज़ पहले आई है उसको समझ लें, जो इन हुआ है उसको लगा दें और फिर वो किस चीज़ के पैसे हैं ये सोचें और ये बताएं तो आपको पता चल जाएगी वो कैपिटल है, ओनर ने कैपिटल लगाई हैं। ओके, ये तो ठीक हुआ। मैं पूछूं, अब देखो 2-4 मैं एग्जांपल आपसे पूछ ही लेती हूँ। ये तो हुई पहली एंट्री। दूसरा मैं अगर आपसे पूछूं, मैं कुछ भी पूछूं, आपको अपना सोच समझ के आंसर देना है। आपको डिसाइड करना है कि बिज़नेस में क्या आया है और क्या गया है ना। एक क्लू आपको पकड़ना है, बिज़नेस में क्या आया या फिर क्या गया, जो भी आप पहले पकड़ पाओ, भले आया वो पकड़ो या गया वो पकड़ो। आप एज ए अकाउंटेड के हिसाब से बिज़नेस में एक अकाउंटेड है और आपको एंट्रीज करनी है। तो मैं कहूँ कि माल रोकड़ में खरीदा, माल रोकड़ में खरीदा। अब आप कहेंगे माल खरीदा, तो खरीदे गए माल को हम किस नाम से पहचानते हैं? हम कहते हैं परचेज। क्या कहते हैं? परचेज। आपको पता चला एक तो हुई है परचेज, दूसरा क्या हुआ है? दूसरा हुआ है कैश। 2 चीज हुई है, मतलब माल रोकड़ में खरीदा तो आया कौन? माल आया। माल आया तो अपन लिख दें परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि अंदर क्या आया है? अंदर परचेज आया है।
परचेज आया तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, जैसे 2000 का या 1000 रुपये का माल खरीदा है और बदले में क्या दिए, पैसे दिए, तो गया क्या भैया, गया है कैश, कैश अकाउंट 1000 गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। ओके, फुल फॉर्म लिख देना, मैंने अधूरा लिखा है, ठीक है। परचेज की स्पेलिंग यहाँ लिखी है तो आपको यहाँ लगानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ कि आपने यही माल रोकड़ में नहीं खरीदा, कैश में नहीं खरीद के उधार में खरीदा, राम से उधार माल खरीदा, राम से उधार माल खरीदा, तो आपको पता चला कि माल खरीदा, इट मीन्स की परचेज तो हो गया पहला। दूसरा, किससे खरीदा है, राम से खरीदा है, मतलब दो बंदे मिल गए आपको, तो इन क्या हुआ है, परचेज हुआ है, माल इन हुआ है, तो हम अंदर आने वाली चीज़ को सबसे पहले लिख देते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, रोकड़ में खरीदा होता तो लिख देते कैश, अदरवाइज आप क्या करेंगे, राम से माल खरीदा है तो राम को क्या देने थे, पैसे देने थे, इट मीन्स कि राम का अकाउंट क्या करना था, क्रेडिट करना था, उसको पैसे देने थे बट नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, राम के अकाउंट में इन फ्यूचर जब भी पैसे आएंगे तब उसको पेमेंट कर देंगे राम अकाउंट, ठीक है। राम के अकाउंट में इतने पैसे जमा करने हैं, मतलब क्रेडिट करने हैं, ओके। अब आप क्या करते हो, इसी राम को पेमेंट कर देते हो। सपोज करो 2 महीने बाद आपके पास पेमेंट आया और आप राम को पेमेंट कर रहे हैं, राम को पेमेंट करेंगे तो यहीं बता देती हूँ आपके लिए आराम से होगा। राम को पेमेंट करना है तो लाइक राम से कितना 2000 का माल खरीदा तो राम को पेमेंट करेंगे, तो राम को पेमेंट किया मतलब पैसे गए कि आए, गए, टू कैश, पैसे तो गए, किसको गए, किसको दिए, राम को दिए हैं, पाने वाला राम है तो राम अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज, मतलब कैश चला गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है रूल के हिसाब से। मैं फिर भी आपको एंट्रीज बना के बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बनानी है एंट्रीज को। एक बार के लिए मैंने आपका बेस तैयार करना था कि आपको इस तरीके से याद दिला दूं, आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, फिर भी आपको वापस से रिवाइज करवा दिया। अब मैं आपका एक एग्जाम्पल लेती हूँ जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में है, दोनों की बुक में है, तो आपको दोनों को देखना है। पहले मैं आपको हिंदी मीडियम वालों को बता दूँ, हिंदी मीडियम वालों की बुक का 68 पेज नंबर पे आपका सेकंड एग्जाम्पल है, सरोज मार्ट से निम्नवत सूचनाएं प्राप्त की गई और वर्ष 2017 के अप्रैल माह के लेखे किए गए, ठीक है। तो ईयर चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं है, डेट चेंज हो कोई बात नहीं, जैसा दे रखा है डेट और ईयर तो हम वैसे ही लेते हैं, बट ट्रांजैक्शन क्या हुए हैं वो ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो क्या हो रखे हैं। हिंदी इंग्लिश वालों के दोनों के अलग अलग मिलेंगे बट नो प्रॉब्लम, इसमें जो भी आपकी डेट गिवन होती है हम वही लेते हैं। हिंदी वालों का अगर 17 है तो 17 और इंग्लिश वालों का अगर दूसरा है तो वो लेंगे। तो देखें इसमें क्या किया है, आपको देखो ये जो हिंदी में एंट्रीज कर रखी है, ये जो एंट्रीज कर रखी हैं आपको हिंदी में नहीं करना है, आपको इंग्लिश में ही एंट्रियां करनी है। यहाँ पे जो ये हिंदी में लिख रखे हैं आपको हिंदी में नहीं करने हैं, आपको इंग्लिश में करने हैं। बाकायदा इस फॉर्मेट का नाम भी जिस तरीके से मैंने बताया है ये फॉर्मेट आपको वैसे ही बनाना है, उसी तरीके से ये एंट्रीज करनी है। समझ में आया? तो सिर्फ आप अपनी सुविधा के लिए अगर पढ़ना चाहें हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे, बट फिर आपको करना क्या है, इंग्लिश में एंट्री करनी है। मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे होगी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये आपको जैसे व्यवसाय है तो व्यवसाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। आरंभ को स्टार्ट कहते हैं। मनीषा मनीषा ही रहेगी। माल खरीदा तो खरीदे गए माल को हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। नकद पर लेखन सामग्री खरीदी, मतलब लेखन सामग्री मतलब स्टेशनरी खरीदी, आपने जो स्टेशनरी का सामान होता है वो खरीदा है। कैसे खरीदा है, नकद में, मतलब इन कैश में खरीदा है।
स्टेशनरी का सामान। SBI बैंक का अकाउंट खोला है तो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक अकाउंट आपको खाता अकाउंट कहते हैं। ओपन मतलब खोला मतलब ओपन होता है। प्रिया, इंग्लिश में प्रिया ही रहेगा। नकद माल बेचा तो बेचे गए माल को अपन सेल्स कहते हैं, तो सेल लिखनी है। इन कैश में आपने सेल की है। और प्रिया ने फिर इस जो माल प्रिया को बेचा है उसमें क्या किया, प्रिया ने चेक से आपको पेमेंट कर दिया, आपको भुगतान यानी पेमेंट मिल गया है, बाय चेक आपको मिला है। और निधि को 14,000 का माल बेचा, फिर प्रिया के बाद निधि को माल बेचा और निधि का भुगतान, जो निधि ने भुगतान है जो 14,000 में कर दिया। अब साइलेंट है, इट मीन्स कि चेक का बोला नहीं है, तो वो इन कैश आपको पेमेंट रिसीव हुआ। रितु से 20,000 का उधार माल खरीदा है। अब माल उधार खरीदा है, खरीदे गए माल को हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। उधार में खरीदा है, रितु से खरीदा है। और चेक द्वारा 6,000 की बीमा किस्त का इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया आपने, किसका, जो आपकी बीमा किस्त है उसका आपने पेमेंट किया। तो ये हिंदी मतलब ज़्यादा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले छोटे छोटे जो वर्ड हैं वही हैं, आपको बस इंग्लिश में लिखना होता है, ध्यान रखना, हिंदी में नहीं लिखें, ठीक है। किराया को अपन रेंट कहते हैं। माल दान में दिया, दान में मतलब डोनेशन। और फर्नीचर को फर्नीचर ही कहते हैं। व्यक्तिगत उपयोग मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने क्या किया, आहारित, आहारित को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग करना, जो मैं लिख दूंगी, ठीक है। और ब्याज प्राप्त हुआ तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। नकद विक्रय मतलब कैश में आपने सेल किया है। कमीशन का पेमेंट किया है, कमीशन कमीशन ही रहता है। और टेलीफोन बिल मतलब टेलीफोन बिल को टेलीफोन बिल ही लिखेंगे। वेतन मतलब सैलरी का भुगतान किया। इस तरीके से इंग्लिश वर्ड है। और इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैं बता देती हूँ कि उनका जो पेज नंबर है वो क्या है और एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो हम दोनों फिर एक ही क्वेश्चन आप लोग अपने पास खोल के रख दें। आपको अगर सीखना है और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप अपने पास अपनी बुक खोल दें और मैं प्रश्न पढ़ूंगी और आपको है जो क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। ये है इंग्लिश मीडियम वालों का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के 2014 लिखा है और हिंदी मीडियम वालों के 2017 लिखा है। कोई बात नहीं, डेट मैंने बोला था, डेट आपके दिक्कत नहीं करेगी। आपको देखो ये सेम वही एंट्रीज है। अब ये इंग्लिश में दे रखा है और आप लोग हिंदी मीडियम वालों को बता दूं कि आपको इसी तरह एंट्री करनी है, जो इंग्लिश में कर रखी है ना ऐसे ही एंट्रीज करनी है आपको भी अपनी। देखो ये इस तरीके से आपके हिंदी में लिख रखे हैं, जबकि अपन को हिंदी में नहीं लिखने हैं, डबल एंट्री सिस्टम से काम करते हैं। तो वो सारा काम हम इंग्लिश में करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। आप देश दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको सारा काम ये इंग्लिश में ही करना होता है, हिंदी में नहीं करते। और ये बहुत ईजी होता है इंग्लिश में करना, हिंदी में बहुत टफ पड़ता है, इंग्लिश में ईजी रहता है। याद रखना इस चीज़ को, आप बस स्टार्ट करोगे तो बहुत ईजी से आप कर लोगे। डरना मत कि इंग्लिश बोल दिया मैडम ने, इट मीन्स कि अब मैं छोड़ के चला जाऊं, इंग्लिश है तो कैसे करूंगा। अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं है, फिक्स वर्ड है। कैश को कैश ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे अपन लोग। परचेज माल खरीदा उसको परचेज ही कहेंगे, अदर देन कुछ भी नहीं कहेंगे उसका नाम। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन अपना। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं और इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ताकि एक एक लाइन जैसे जैसे होगा हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पहला क्या रहता है, 1 अप्रैल, पहले तो यहीं से पढ़ोगी। सरोज मार्ट फर्नीचर्स, जो भी आपकी सरोज मार्ट है वो फर्नीचर का बिजनेस करती हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उनका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड हमें कुछ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिली है और उससे हम क्या करेंगे, अपनी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो देखें क्या है। सबसे पहले देखो इसमें प्रश्न के नीचे आपको दे रखा है कि आपको करना है जनरल एंट्रीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज ही करनी है, कुछ और नहीं करना है। चलो सबसे पहले तो ये कौन है, किसकी दुकान है भाई, जो भी है उसका आप लिखेंगे। तो आप जिसका भी है नाम उसका लिख दें। सरोज नाम लिखा है, सरोज मार्ट फर्नीचर्स,
बुक ऑफ जनरल। तो ये जो भी था हेडिंग आपको अपने बुक में भी मिल जाएगी, जो आप वैसे लगाओ तो ऐसे लगाओ तो जो भी है, तो ये बुक आपकी जनरल बुक बन गई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्या करें अब, ऐसा ही है, डिस्टर्ब तो हो गई, लेकिन आपको अपना काम पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपना जो ईयर दे रखा है हम उस फर्स्ट लाइन को यहाँ पे ईयर में लिख देंगे। देखो हिंदी इंग्लिश वाले जो भी हैं, अब 14 हैं, मैं इंग्लिश से काम कर रही हूँ इसलिए मैं 14 लगाऊंगी, हिंदी वाले आप अपना लगाएंगे 17। ध्यान रखें, हिंदी वाले 17, मैं इंग्लिश में काम कर रही हूँ, इंग्लिश वाली बुक ली है तो इसीलिए मैं अपना इससे करूँगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2014, तो 14 तो हमने लगा ही दिया है ऑलरेडी। अब 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल, ठीक है। ये 1 अप्रैल आपका आ गया। अब आप आगे एंट्री शुरू करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हिंदी मीडियम वालों का भी लिखा हुआ है, 1,50,000 से व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो व्यापार आरंभ किया है। आप एक अकाउंटेंट हैं सरोज मार्ट के, तो आप एज अकाउंटेंट आपको बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस में क्या कैश आया या गया, तो आप कहेंगे मैडम कैश आया, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, इंग्लिश में ही करना है दोनों को, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना था, तो हमने देखा 1.5 लाख। ध्यान रखना हम डेबिट कर रहे हैं, इट मीन्स डेबिट वाले ब्लॉक में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट वाले में नहीं लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट किया है तो डेबिट वाले ब्लॉक में हम लिखेंगे 150 लाख। 1,50,000 रुपये का हमने जो है बिजनेस में पैसा लगाया और स्टार्ट किया। तो क्या लगाया है, बिजनेस में पैसा लगाया, मतलब पैसा बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो पैसा या वो धन क्या कहलाता है, एज ए कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल। क्या कहलाता है भैया, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या हुआ है, 2 में जो भी आता है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले के लिए जो अमाउंट का ब्लॉक हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिट का बना हुआ है, हम उसमें डालेंगे क्रेडिट का अमाउंट। समझ में आया, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री, और इसका हम नरेशन डालेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, लिखा हुआ भी है देखो इंग्लिश वालों के, तो हिंदी वालों को आराम से आदत पड़ जाएगी। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश लिखो या नहीं लिखो, आराम से उस एंट्री ही बता देती है कि वो विथ कैश ही हुआ है, ठीक है, विथ कैश, ठीक है। चलो सेकंड एंट्री एक लाइन छोड़ दें, फिर दूसरे में आप अपनी फिर से डेट की एंट्री लगाएं। तो सेम एंट्री की डेट है 1 अप्रैल को ही आपका ये भी ट्रांजेक्शन हुआ है। सेकंड एंट्री क्या कहती हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, गुड्स है या माल है वो मनीषा से खरीदा है, मनीषा से 36,000 का माल खरीदा है। तो खरीदे गए माल को आप क्या कहते हैं, जो माल आपने खरीदा उसे आप कहते हैं परचेज। क्या कहते हैं, परचेज। माल खरीदा है मतलब इन क्या हुआ है, माल आया है ना, तो खरीदे गए माल को अपन क्या कहते हैं, परचेज। जो पहले आया है उसे लिख दें, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब माल क्या खरीदा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, मनीषा से माल खरीदा है। देखो यहाँ पे आपको बोला है कि कैश में खरीदा कि कैसे खरीदा, साइलेंट है, कैश बोला ही नहीं है, इट मीन्स कि ये उधार में ही खरीदा गया है। मतलब आपका रोकड़ का नाम नहीं आया है, बंदे का नाम आया है, तो आपने क्या किया, माल को उधार खरीदा है। तो ये परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मनीषा, तो कितने का खरीदा है, 36,000 का माल है, उधार में खरीदा गया है। तो डेबिट वाले ब्लॉक में लिख देंगे 36,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे अपन किससे खरीदा है, मनीषा से खरीदा है, तो मनीषा का नाम लिखेंगे, मनीषा अकाउंट 36,000। कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहना। फिर अगला जो एंट्री है वो है आपका 1 अप्रैल का ही है,
और उसमें क्या कहा है कि आपको जो है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम स्टेशनरी है मतलब जो माल, या आप हिंदी वालों का लिखा हुआ है लेखांकन सामग्री को खरीदा गया है और नकद में खरीदा गया है। तो मतलब लेखांकन सामग्री खरीदी मतलब आप उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी परचेज की गई है। तो लिखेंगे स्टेशनरी, क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदी, कैश में मतलब पैसे गए, टू कैश, कितने में खरीदी। देखो इसका भी नरेशन लिखते रहना है ना, नरेशन मैं भूल गई यहाँ पे लिखना, तो ये लिख देना बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा या बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट या जो भी आपका, और यहाँ पे लिख देना स्टेशनरी परचेज इन कैश, स्टेशनरी परचेज इन कैश। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चन बड़ा होता है और आप लोगों का टाइम बहुत कम होता है। 30 मिनट तो हो गए आपके वैसे भी। तो स्टेशनरी आपने कितने की खरीदी है, 2200 रुपये की। तो डेबिट वाले ब्लॉक में, डेबिट के सामने डेबिट वाले ब्लॉक में लिखेंगे 2200 और उसके नीचे जो 2 में जा रहा है उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पेज खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही आप टोटल लगा देंगे, यहीं पर क्या लगा देंगे, अपनी टोटल लगा देंगे और टोटल को फिर अगले पेज पे लेके जाएंगे। ध्यान रखा अकाउंट होता तो आप उसको ऐसे नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपका जनरल है और जनरल का आपका पेज इतना ही था, आप वेस्ट नहीं करना चाहते थे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप टोटल लगा दें। तो 150, 36 एंड 2200 का सम कर लें, 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000, 1,80,000 6,000 और ऐड करेंगे तो 1,86,000 मतलब 1,86,000 87 और 88, 1,88,200। इधर भी सेम ही होगा। और यहाँ पे लिखा है हमने CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से लिया और अगले पेज पे हमने इस अमाउंट को फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ की टोटल लेके हमने अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पे देखो मैंने मेरा बना रखा है और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो आज का ये उदाहरण आज का पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड में कितना था वहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पीछे से फॉरवर्ड होके आया है। तो पिछले पेज से आपका 1,88,200 रुपये का अमाउंट है वो फॉरवर्ड होकर यहाँ पर आया है, ठीक है। पिछले से फॉरवर्ड होके यहाँ पे आया। इससे आगे जो भी एंट्रीज होगी ये वाली अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अपने पास इतना ही टाइम था। थैंक यू सो मच।